एक बाउंड्री क्या होगी, एक बाउंड्री होगी आपकी जिसको हम बोलेंगे रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री। यानी एक बार जो वेव का रिफ्लेक्शन करेंगे हम वो रिजिड बाउंड्री से करेंगे, और यानी कि रिजिड बाउंड्री का मतलब हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम से साउंड का रिफ्लेक्शन करेंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, रिजिड बाउंड्री नहीं करेंगे, ओपन बाउंड्री बोल देते हैं इसको, ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री से जब साउंड का रिफ्लेक्शन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, यानी कि साउंड का रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से होगा। तो ये दो ही चीजें होंगी इसमें पूरे में, जब तक हम इस लेक्चर को करेंगे तब तक हम दो ही चीज करेंगे, साउंड का रिफ्लेक्शन या वेव का रिफ्लेक्शन कहां से, फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, वेव का रिफ्लेक्शन साउंड वेव या ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी के लिए भी हो सकता है, और एक ओपन बाउंड्री से करेंगे, और ओपन बाउंड्री का मतलब रेयर मीडियम। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक चीज कि जब वेव का रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है तो क्या चीज होती है, जब साउंड का रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है यानी कि डेंसर मीडियम से होता है, तो क्या होगा। देखो सपोज करो ये मैंने क्या लिया, एक वॉल लिया, मान लो एक वॉल है, एक रिजिड सरफेस है, और ये मैंने इसमें एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, और स्ट्रिंग को मैंने दिया किंक, किंक मारा इसमें, तो इस तरीके से वेव क्रिएट हुआ और वेव पल्स क्रिएट हुई, और ये इस तरीके से लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड की राइट साइड की ओर जा रहा है, और इसको जाकर के ये वेव पल्स क्या करेगा, इसको पुश करेगा, आते इसको, मतलब ऐसे बोले कोलिजन होगा इसका इस वॉल के साथ। अब एक चीज देखो कि जो वॉल है वो तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं भाई, रिजिड का मतलब ही होता है इतना मजबूत है वो कि अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मान लो मैं हूं और मैं जाके अंडरटेकर से लड़ने लगूं, अंडरटेकर से लड़ने लगूं तो क्या होगा, उठा के फेंक नहीं देगा मुझे उल्टी डायरेक्शन में, गया टकरा करके और दीवार, इसका मतलब ये मान लो कि मैं दीवार को पीट रहा हूं, नहीं। तो यही चीज यहां पर हो रहा है, यहां पर सिंपल सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा, यानी फॉलो करेगा कि अगर कोई वेव एक रिजिड बाउंड्री को जाकर टक्कर मारा तो उसने उसको, वो तो उसका कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उतना ही फोर्स उसने उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, है ना। तो क्या होगा फिर ये, यानी कि डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन में यही तो होता है कि रिफ्लेक्शन में अगर वेव किसी रिजिड सरफेस से टकराएंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे तो डायरेक्शन रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, है ना, और रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जाएगी, वहां पर एक्शन रिएक्शन, मान लो ऐसे मैकेनिकल बाउंड्री है, वहां से एक्शन रिएक्शन फॉलो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जब ये वेव पल्स इस तरीके से जाएगा, और जब ये इंसिडेंट वेव पल्स है, इंसिडेंट वेव पल्स, तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल क्या दिया कि बॉल है और बॉल से आकर एक वेव पल्स का कोलिजन हो रहा है, तो बॉल का तो कुछ होगा नहीं, जितनी तेजी से उसको कोलाइड कर रहा है उतनी तेजी से उसको रिबाउंस कर देगा पीछे के डायरेक्शन में, है ना। यानी कि एक्शन और रिएक्शन, यानी उसका डायरेक्शन बिल्कुल वेव पल्स का रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वेव पल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट किस में स्टार्ट होगा, नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगी यहां से, या वेव पल्स होगी, सॉरी, ये रिफ्लेक्टेड वेव पल्स जब होगा तो इस तरीके से ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगा, यानी कि जो वेव पल्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसिडेंट वेव पल्स आ रही है, यानी कि वेव आ रही है और रिजिड बाउंड्री से उसका कोलिजन हो रहा है, ऐसे मान लो, सिंपल वर्ड यूज करें, कोलिजन, अंडरटेकर से जाके टकराया, अंडरटेकर तो हिल नहीं पाया, मुझे पीछे की तरफ और धक्का मार दिया इतने बुरी तरीके से कि मेरा डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो गया, यानी कि मैं मान लो वेव पल्स हूं, गया हूं और टकरा के वापस आ गया हूं, तो उल्टी डायरेक्शन में तो जाऊंगा, रिवर्स डायरेक्शन में तो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये वेव पल्स जब इस डायरेक्शन में गया तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो पल्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल वेव पल्स की डायरेक्शन ये इसकी रिवर्स हो जाएगी, वेव पल्स की डायरेक्शन। और जब कोई चीज वेव रिवर्स डायरेक्शन में वेव पल्स क्रिएट हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो फेज डिफरेंस है
ये 180 का फेज डिफरेंस हो गया। तो अगर मैं इस वेव पल्स की इक्वेशन लू y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे ले लो, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस की जगह प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, पहले तो माइनस की जगह प्लस, क्योंकि आपको पता है बताया था कि अगर वेव नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, तो माइनस के एक्स और रिवर्स कर देंगे तो प्लस के एक्स, वो तो डायरेक्शन है इसलिए, क्योंकि डायरेक्शन जो हुआ वो रिवर्स डायरेक्शन में हुआ, और वेव पल्स भी क्या हो गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे, यानी कि जो इसका फेज होगा इससे 90 डिग्री ज्यादा होगा। अब यहां पर तो माइनस माइनस प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ये माइनस था, पहले प्लस था तो इधर जा रहा था। अब प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन इस वेव का फेज ये है, इस वेव का फेज ये है, तो ये जो उसका वेव होगा, यानी इसमें कह सकते हैं कि फेज रिवर्सल होगा। सिंपल वर्ड में बोले तो फेज रिवर्सल होगा, यानी कि फेज आउट ऑफ फेज हो जाएगा, यानी कि 180 का फेज डिफरेंस हो जाएगा। यानी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी फेज इससे 180 डिग्री ज्यादा होगी। और अगर मैं इसको मान लू थीटा, तो आपको पता है कि 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, कैसे, साइन 180 यानी कि पाई प्लस थीटा, थीटा मैंने इस पूरे को थीटा मान ले जो सर्कल किया मैंने, तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो थीटा इज दिस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये इस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा इंसिडेंट वेव हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, रिजिड बाउंड्री से। क्या बताया कि अगर वेव पल्स लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो वेव की इक्वेशन ये होगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव हमने पहले ड्राइव किया हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, जब रिजिड बाउंड्री से टकराएगा तो कोलिजन से क्या होगा, उसका डायरेक्शन वो रिवर्स कर देगा, यानी कि जो फेज डिफरेंस है उसको वो 180 डिग्री यानी कि उल्टा कर दिया, उसको ऐसे मान लो, है ना, सर नीचे पैर ऊपर, उल्टा कर दिया बिल्कुल, तो क्या हो गया, पाई का फेज डिफरेंस हो गया। तो रिफ्लेक्टेड वेव की ये इक्वेशन बन जाएगी कहां से, फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, ठीक है। पॉज करके इसको नोट करो कि जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, ये चीज होती है। अच्छा एक चीज और देखो, मैं बाद में इसको टेबल से भी आपको समझा दूंगा कि जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ तो मीडियम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और जब मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है, मीडियम में अगर कोई चेंज नहीं होगा इसका मतलब लाइट की ना तो वेवलेंथ चेंज होगी ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, है ना। और हम यहां पर यह मान के चल रहे हैं कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी कि रिफ्लेक्शन से ऐसे मानो परफेक्टली इलास्टिक है ना, यानी कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा, सिस्टम से एनर्जी बाहर नहीं जा रही। और आपको पता है कि जो एनर्जी, वेव ऑप्टिक्स कहता है कि जो एनर्जी होती है, यानी कि इंटेंसिटी, वेव ऑप्टिक्स का मतलब एनर्जी मींस इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, इसी को तो बोलते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो होती है वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से ये स्क्वायर होता है किसके, एम्पलीट्यूड के, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। और क्योंकि हम यहां पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन से, जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ तो वेव की एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है, जितनी एनर्जी इस वेव पल्स की थी उतनी ही वेव एनर्जी रिफ्लेक्टेड वेव पल्स की होगी। तो इसका मतलब एनर्जी में अगर चेंज नहीं है, इंटेंसिटी में चेंज नहीं है, तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, तो एम्पलीट्यूड विल बी सेम, ठीक। तो रिफ्लेक्शन में अगर एनर्जी में लॉस, रिफ्लेक्शन देखो हमेशा चाहे एनर्जी में लॉस हो चाहे ना हो, वेवलेंथ जो होती है वो मीडियम के चेंज होने से चेंज होती है। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी, अभी हम देखेंगे कभी चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में कभी चेंज नहीं होगा, स्पीड में चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम मीडियम है। तो क्या चेंज हुआ ओनली, अच्छा एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज किसी में हुआ फिर, क्यों एम्पलीट्यूड में क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने माना एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी कि कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये हो गया इसमें, तो इसका मतलब
तो चेंज फिर किसी में हुआ, सिर्फ एक ही चीज में चेंज हुआ, फेज में। और फेज कितना हो गया रिफ्लेक्टेड वेव का, इंसिडेंट वेव से 180 डिग्री ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर फेज रिवर्सल होता है। इसको मैं अभी आपको टेबल बना करके लिख दूंगा, अभी इसको नोट करो पॉज करके, ठीक। अच्छा अब आगे आते हैं, देखो आगे आते हैं, और अगला हमारा है कहां से, ओपन बाउंड्री, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री का मतलब क्या पता है? ओपन बाउंड्री का मतलब यह है रियल मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रियर मीडियम, रियर मीडियम से साउंड का रिफ्लेक्शन, वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखो रियर बाउंड्री में क्या होगा कि जब लाइट वेव जब यहां से ट्रांसमिट करेगी, फ्री वॉल, रियर मीडियम का मतलब क्या हो गया, ओपन बाउंड्री का मतलब फ्री वॉल, ऐसा मान, फ्री वॉल बोलेंगे या रियर मीडियम बोलेंगे या ओपन बाउंड्री बोल देंगे, की बात है, ओपन बाउंड्री, ये सारी चीजें का मतलब एक ही है। तो जब ओपन बाउंड्री होगा, मान लो ओपन बाउंड्री है, ये मैंने ओपन बाउंड्री बनाया और मैंने क्या किया, देखो ये डाला वेव पल्स, इंसिडेंट वेव पल्स। अब इसको ऐसे मानो कि पहले मैंने क्या बताया था कि मैंने अंडरटेकर को टक्कर मारा, अंडरटेकर का कुछ हिला नहीं, मेरे को हिला दिया बैक डायरेक्शन में। मैंने दीवार पे बॉल मारा, बॉल रिबाउंस होके वापस आ गया। और अगर मुझे अंडरटेकर टक्कर मारे तो भागता हुआ आया, अंडरटेकर ने मुझे टक्कर मारा तो मैंने क्या कर लिया, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें मेरी चलेगी, किसकी चलेगी, अंडरटेकर की चलेगी, जो उसका फेज है वही उसका रहेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये हमने क्या लिया, एक रिंग है और रिंग से इसको अटैच कर दिया, ऐसे मान लो वेव को रिंग से अटैच किया हुआ है, ठीक। तो ऐसे जब वेव पल्स क्रिएट करोगे, मान लो स्ट्रिंग लो और स्ट्रिंग को हमने किंक मारा, तो क्या होगा, ये वेव पल्स आगे जाएगा, इसको ऊपर करेगा, ऊपर जाएगा, है ना। अब क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो आया और मुझे अपने साथ ले गया, आया और अपने साथ ले गया, क्योंकि वो बहुत मजबूत है, मैं बहुत कमजोर हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका जिस जो मेरे से जब टकराया, जो उसकी कंडीशन थी, तो रिफ्लेक्शन में भी उसकी कंडीशन वही रहेगी। यानी कि जब इसमें रिंग है, मान लो ऐसे सब समझ सकते हो, रिंग से कनेक्टेड है, और जब मैंने इसको किंक मारा, रिजिड नहीं है, रिजिड का मतलब फिक्स होता, तो वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। यहां पर क्या हो रहा है, एक ये रिंग से कनेक्टेड है, तो जैसे किंक मारूंगा तो रिंग भी ऊपर जाएगा और रिफ्लेक्टेड वेव भी फिर वैसी वापस आ जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि जब ओपन बाउंड्री से जब वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो फेज ट्रेवर्सल, फेज रिवर्सल नहीं होता यहां पर, यानी कि ये वेव आ रही है और उसी वेव पल्स जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। यानी कि इंसिडेंट वेव पल्स, यानी कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक। समझ में आया क्यों है, क्योंकि जब हमने किया तो ये ओपन बाउंड्री है, ये वेव जब पल्स आया तो अपने साथ इसको ऊपर ले गया, है ना। तो जैसे ऊपर ले गया तो रिफ्लेक्टेड वेव भी वही सेम पल्स मतलब वहां से वापस आएगा। जैसे एग्जांपल क्या बताया सबसे बढ़िया, कि कोई मजबूत चीज आए और मेरे से टकराए और मुझे अपने साथ ले जाए, तो जो उसकी है, जो उसकी सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में भी आ जाऊंगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा इसमें उसी सिचुएशन में होगा जो इंसिडेंट वेव है ना, रिंग की तरह बताया, तो सेम चीज है। तो यहां पर अगर मैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लूं तो क्या होगा, इंसिडेंट वेव y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या यहां पर फेज रिवर्सल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन देखो, फेज रिवर्सल एक अलग चीज है, डायरेक्शन चेंज होना एक अलग चीज है, किसका, वेव का। तो यहां पर ये डायरेक्शन तो चेंज हो गया लेकिन फेज रिवर्सल नहीं हुआ वेव का, यानी कि ओमेगा टी और माइनस एक्स, अब माइनस होगा लेफ्ट से राइट, प्लस एक्स होता है तो माइनस इसलिए आता है, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा प्लस के एक्स। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी फ्रॉम द ओपन बाउंड्री। समझ में आ गया। तो अब तक हमने क्या सीखा, जब रिजिड बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होता है
तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो इंसिडेंट वेव से फेज रिवर्सल हो जाता है उसका, यानी कि जो वेव पल्स अगर ऊपर की तरफ होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नीचे की साइड आएगी। क्लियर? यानी इक्वेशन हमने बना के देखी। उसके बाद अगर ओपन बाउंड्री से यानी कि फ्री वॉल से यानी ओपन बाउंड्री से जब रिफ्लेक्शन होता है, तो क्योंकि ये मान लो जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत मरियल सा है, मेरी तरह आ रहा है अंडरटेकर अपने साथ उड़ा के ले गया, तो फेज रिवर्सल नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन सेम होगी। मतलब फेज रिवर्सल नहीं होगा, तो पाई इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे माइनस की माइनस प्लस कर देंगे, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स फिर प्लस एक्स हो जाएगा, इसलिए ये आ गया। ये तो आ गया रिफ्लेक्शन। अब आते हैं भाई, दो सिचुएशन होगी, या तो रिफ्लेक्शन होगा या ट्रांसमिशन होगा। ठीक, अच्छा रिफ्लेक्शन से वही चीज, यहां जो रिफ्लेक्शन हुआ है, क्या हमें यहां भी मान के चल रहे हैं कि 100% जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही, हम मान के चलेंगे एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है, तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज हुआ, खाली डायरेक्शन चेंज हुआ, फेज भी यहां चेंज नहीं हुआ है। जैसे रिजिड बाउंड्री से फेज में चेंज हुआ था 180 का, यहां पर रिजिड फेज में भी चेंज नहीं हुआ है। तो कुछ भी मान लो ऐसा करिए, यहां कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ है, एम्पलीट्यूड विल बी सेम, क्योंकि एनर्जी में भी लॉस नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। तो इक्वेशन नोट करो, ये सारे के सारे यूज आएंगे जब हम सुपर पोजिशन वेव करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेशनरी वेव करेंगे तो वहां पर काफी इनका यूज आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये हमारा हो गया। आगे करते हैं, इसमें देखो भाई दो सिचुएशन है, रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन। ठीक, अब देखो अब इसमें ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक, दो ही सिचुएशन मैंने बताई, या तो ट्रांसमिशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन बता दिया, रिजिड बाउंड्री से ओपन बाउंड्री से। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ट्रांसमिशन ऑफ वेव चाहे रिजिड बाउंड्री से, मान लो ये हमने लिया, ये वेव पल्स आया मीडियम 1, जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो मीडियम 1 और मीडियम 2 होगा, मीडियम 2, दो चीजें होंगी, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो इस चीज ध्यान रखना है कि जब ट्रांसमिशन होता है वेव का जब ट्रांसमिशन, तो मान लेते हैं 100% ट्रांसमिशन हो, सपोज करो। ठीक, तो जब 100% ट्रांसमिशन होगा, तो जो ट्रांसमिटेड वेव होगी, क्या दिख रहा है, ट्रांसमिटेड वेव के फेज में भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मीडियम बदल गया। और 100% ट्रांसमिट होगा, हमने रिफ्लेक्शन लिया 100% लिया, ट्रांसमिशन ले रहे हैं 100% ले रहे हैं। ठीक है, हम ये मान चल रहे हैं कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा, या वेव पार्सली, कई बार ऐसा होता है कि अभी देखेंगे सिचुएशन कि वेव पार्सली रिफ्लेक्ट भी होती है, पार्सली ट्रांसमिट भी होती है, वहां भी बनाएंगे इक्वेशंस अलग अलग, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वहां भी यही चीज यूज होगा। जब वेव का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, 100% ट्रांसमिशन हुआ, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर लेते हैं y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी y2 इक्वल्स टू b sin ओमेगा t माइनस kx। अच्छा, बी तब यूज करेंगे जब एनर्जी में लॉस होगा, हम यहां कर रहे हैं एनर्जी में भी लॉस नहीं हो रहा, देखो ना डायरेक्शन में चेंज हो रहा ना एनर्जी में चेंज हो रहा, तो चेंज काहे में हो रहा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वेव सॉरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ट्रांसमिट करेगी, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, इसलिए माइनस है माइनस है। ठीक, एनर्जी में हम मान रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं हो रहा एनर्जी में, जितनी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एम्पलीट्यूड विल बी सेम। अब देखो आ जाओ, अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा नहीं होगा, ओमेगा, देखो ओमेगा में, ओमेगा दो चीजें, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी एफ, ये दो चीजें, ये जो ओमेगा होता है या फ्रीक्वेंसी होता है, ये डिपेंड करता है सोर्स के वाइब्रेशन पे, जिसने इस वेव को प्रोड्यूस किया। मैंने एक हाथ में रस्सी ली और मैंने हिलाया, ठीक, तो वेव पल्स क्रिएट हुआ, तो उस वेव पल्स की या जो वेव क्रिएट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो डिपेंड करेगा एक सेकंड में मैंने कितनी बार हाथ हिलाया, जितनी बार हाथ हिलाया उतनी वेव्स बनेंगी। समझ में आ गई बात? तो वो उस पर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, या क्योंकि ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा होता है 2πf, तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है,
सोर्स 1 सेकंड में जिसने वेव प्रोड्यूस किया, 1 सेकंड में उसने कितनी बार वाइब्रेशन किया। तो वो तो मीडियम पर नहीं डिपेंड किया ना, तो मीडियम पर नहीं डिपेंड किया, फ्रीक्वेंसी में नहीं चेंज हुआ। तो इसीलिए क्या होता है, यानी सीधी, मैं इसको लिखा दूंगा अभी एक टेबल सा बना करके, अभी समझ लो, चाहो तो नोट करते जाओ सब चीजों को। क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है सिर्फ किस पे, सोर्स जिसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। 1 सेकंड में कितनी बार किया, उतनी ही पल्स बनेगी, उतनी ही वेव बनेगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। ठीक, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होता है देखो, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड, वेव की स्पीड अलग अलग होती है। अलग अलग मीडियम में वेव की स्पीड अलग अलग होती है, तो वी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज, विल चेंज। वेलोसिटी जो है उसकी, यानी स्पीड में चेंज हुआ, यहां स्पीड वर्ड यूज करो, स्पीड चेंज हुआ, स्पीड ऑफ वेव विल चेंज। ठीक, अब स्पीड जब चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ नहीं, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, तो नेचुरल सी बात है वेवलेंथ भी चेंज हुई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में गई तो स्पीड चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, और अपने साथ वेवलेंथ को भी चेंज कर दिया उसने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज फिर हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि के जो होता है, आपको पता है के क्या होता है, 2π/λ। के होता है 2π/λ, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू चेंज होगी तो के की वैल्यू यहां चेंज हो जाएगी, केवल k2 करना पड़ेगा इसमें हमें। क्लियर है? तो क्या लिख रहा है यहां से हमें, क्या लिखा कि जब साउंड का ट्रांसमिशन हुआ एक मीडियम से, साउंड बोल रहा हूं मतलब वेव, जो वेव का ट्रांसमिशन, ये सब साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है भाई, कोई गलत नहीं है। तो जब वेव का ट्रांसमिशन हुआ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो क्या क्या चेंज, देखो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। ठीक, डायरेक्शन में, लेकिन एक चीज देखो, फेज में चेंज आया है, क्योंकि यहां पर फेज अलग है, यहां फेज अलग है। डायरेक्शन में चेंज अलग चीज है, फेज में चेंज अलग चीज है। तो फेज में यहां पर चेंज आया है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। एनर्जी में चेंज नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 100% ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा बॉल से, बीच में जो बाउंड्री बॉल है। तो एम्पलीट्यूड विल बी सेम। ओमेगा नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आगे एक चीज और, वेवलेंथ यानी वेलोसिटी अलग अलग मीडियम या स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, दैट विल चेंज। बट फ्रीक्वेंसी, सिंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, देयरफॉर वेवलेंथ विल चेंज, एंड जो ये कांस्टेंट है दैट विल चेंज, यानी क्योंकि 2π/λ होता है, लैम्डा अगर वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही है तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो के विल चेंज, के चेंज होगा। तो इस तरीके से हमने किया, ट्रांसमिशन में ये हुआ। अब देखो क्या करते हैं, सिचुएशन लेते हैं कि चलो एक बार मैं आपको टेबल बना देता हूं पहले, उसके बाद हम करेंगे। चलो टेबल से पहले एक चीज और करते हैं, देखो टेबल बातें बना लेंगे सबसे लास्ट में। ये देखो, सपोज करो एक सिचुएशन लेते हैं, जब ये एक हमने डेंसर मीडियम लिया, डेंसर मीडियम, ठीक, डेंसर कर देता हूं, मोटी रस्सी, डेंसर मीडियम का मतलब मोटी रस्सी, और उसके बाद क्या हो गया, पतली रस्सी, रेयर मीडियम, है ना, यानी कि थिक एंड लाइट। यानी कि ऐसे मान के चलो, जब थिक से लाइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, किससे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो है यहां पर इस टाइम ओपन बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, ओपन बाउंड्री की तरह। कब, ओपन बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा जब इस तरीके से वेव का डायरेक्शन होगा, यानी कि वेव डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है इसका, जहां पर दोनों कनेक्टेड है, जहां से ज्वाइंट है, वो दैट विल बिहेव इन एज रेयर मीडियम। तो इस केस में क्या होगा देखो,
इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर हम क्या सिचुएशन ले रहे हैं, हम व्हेन वेव इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड, एक मिनट देखो ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, गड़बड़ 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 गड़बड़, थोड़ा उसको नीचे बनाते हैं। हाँ चलिए चलो, व्हेन partially reflected and partially transmitted, partially transmitted, इसमें दोनों ही केस लेंगे, ओपन बाउंड्री से रिजिड बाउंड्री से। तो पहले मैं चलो, क्योंकि ऐसा करते हैं, क्योंकि पहले हमने जो सिचुएशन लिया है वो हमने स्टार्ट जब किया था तो रिफ्लेक्शन हमने किससे किया था, डेंसर से किया था, तो यहाँ भी हम थोड़ा डेंसर से कर लेते हैं। तो मैंने अभी जो बताया था आपको थोड़ा सा उसको इन्वर्स करके बताता हूँ, ये रियल, ये बाउंड्री, और उसके बाद ये थिकर मीडियम आ गया, मतलब डेंसिटी क्या होगी इसकी, थोड़ा सा मैंने पलट दिया कहानी। वैसे बात एक ही है, कोई भी पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करना हमें दोनों सिचुएशन है, ठीक। तो जब लाइट वेव रियर से, ये रियर है और ये डेंसर है, और जब रियर से किधर जाएगी वेव, डेंसर की साइड जाएगी, यानी ये इसका डायरेक्शन है, रियर से डेंसर की साइड इसका डायरेक्शन है, तो ये जो बिहेव करेगा इस टाइम, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका बिहेव करेगा रिजिड बाउंड्री की तरह, रिजिड बाउंड्री की तरह। लेकिन इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पार्शियली क्या कर रही है, वेव ट्रांसमिट कर रही है, और पार्शियली जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक। तो ये जो वेव पल्स लेंगे, देखो उसमें अब ये वेव पल्स ऐसे हुआ, वेव पल्स भी बना देते हैं, चलो ये वेव पल्स इस तरीके से क्रिएट हुआ और ऐसे ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक। अब इसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो पार्शियली क्या कर देता हूं मैं, रिफ्लेक्ट कर देता हूं और पार्शियली को ट्रांसमिट कर देता हूं। तो आपको बताया था जब रियर मीडियम, सॉरी डेंसर, रिजिड, अच्छा रियर से डेंसर हो जाएगा तो जो बाउंड्री है ना, दिस बिहेव एज ए रिजिड बाउंड्री, तो जो रिफ्लेक्शन होगा हम क्या बोलेंगे, रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा। तो जब रिजिड बाउंड्री से जब रिफ्लेक्शन, यानी दिस बिहेव्स एज ए रिजिड बाउंड्री, ऐसा बनाया था उसको। तो जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें ये फिर ट्रैवर्सल हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ एनर्जी थोड़ी कम होगी तो वेव पल्स थोड़ा कम कर देता हूँ, तो साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये होना, ये वेव पल्स थोड़ा कम हो गया इस तरीके से। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है, क्या है ये, रिफ्लेक्टेड वेव। ये कौन सा था, ये इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड है। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा इसमें वही सेम चीज, अगर इंसिडेंट वेव के इक्वेशन क्या ले लें, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 इक्वल्स टू b, देखो b, एक a1 कर देते, चलो a1 साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस पाई होता है तो यहां सीधा मैं यहां क्या कर देता हूं, उसको माइनस लगा देता हूं, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी। अब यहां पर देखो, जब से पहले मैंने रिफ्लेक्शन आपको बताया था तो बताया था एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा, यहां तो मैंने चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि वहां पर मैंने 100% रिफ्लेक्शन माना था कि 100% रिफ्लेक्ट हो रही है और एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो इंटेंसिटी, जो वेव ऑप्टिक्स में हम कहते हैं कि वेव, अगर हम लाइट को मतलब वेव की तरह अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो उसमें हम जो एनर्जी होती है वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां तो एनर्जी अब कम हो गई ना, क्योंकि एनर्जी कुछ ट्रांसमिट हुई, कुछ हम यहां भी एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो कोई लॉस नहीं हो रहा है, यहां से कोई भी सिस्टम से एनर्जी लॉस नहीं हो रही, या तो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, पार्शियली ट्रांसमिट हो रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी दिस, और ये विल बी लेस होगा, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, यानी कि इंटेंसिटी कम है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो A1 होगा दैट विल बी लेस देन A, ठीक। अब आ जाओ, क्योंकि मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा ओमेगा मैंने बताया कभी चेंज होता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं है, क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ओमेगा विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, इसलिए देखो ये सेम रखा है, ठीक। अब आते हैं, क्योंकि मीडियम में चेंज नहीं हो रहा, तो मीडियम में चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी और वेवलेंथ भी फिर चेंज नहीं होगी, इसलिए के वही रह जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हो गया, वी सेम,
v सेम और एनर्जी एम्पलीट्यूड कम हो गया, v सेम रहा, ओमेगा और f जो सेम रहा एक साथ लिख देते हैं, ओमेगा f और v और लैम्डा सब सेम है, सब सेम है। बस फेज मैंने बताया था वही चीज कि फेज इसका 180 डिग्री ज्यादा है इससे। अब आ जाओ ट्रांसमिटेड वाले की। तो जो वेव यहां से ट्रांसमिट हो रही है, थिकर मीडियम में जा रही है, वेव ट्रांसमिट हो रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ट्रांसमिशन से तो बताया था कि वेव पल्स का कोई रिवर्सल नहीं होगा। तो जो वेव पल्स होगी इसकी वो ऐसे ही जाएगी इस तरीके से, कोई रिवर्सल नहीं होगा। तो ये ट्रांसमिटेड वेव है, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। इसमें कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा, और फेज रिवर्सल अगर नहीं होगा तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, y3 लिख देता हूं। तो y3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एनर्जी डिक्रीज करी है तो यहां भी एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम कर देता हूं। चलो ध्यान रखना, इससे कंपेयर करना, इसको मत देखना कि उल्टा हो गया, ये मैं रिफ्लेक्टेड वेव का ट्रांसमिटेड वेव का बना रहा हूं, इसमें नहीं करा मैंने ऐसा। अब यहां से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो इससे कंपेयर कर दो, इसका जो फेज इसका है वही इसका फेज होगा। ये थोड़ा एनर्जी एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो गया। तो y3 इक्वल्स टू, चलो मैं कर देता हूं उसको, क्या लिखूं इसकी इक्वेशन, a1 a2 कर दूं, a2, चलो a1 a2 और साइन ओमेगा तो सेम रहेगा, k की वैल्यू यहां पर अलग हो जाएगी, तो ये k1 कर देता हूं। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम, यानी इसमें अगर देखेंगे तो क्या चीज अलग अलग होगा, देखो ये सारी चीजें किसके लिए थी, ये सारी चीजें इसके लिए थी, है ना। अब हम इसकी जब बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई, देखो एम्पलीट्यूड, यानी कि a2 की वैल्यू कम होगी a से, ठीक। दूसरी चीज पॉज करके नोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और क्या चीज होगा, ओमेगा, यानी कि ओमेगा f में नो चेंज, कोई चेंज नहीं, क्योंकि सोर्स पर डिपेंड करता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, ठीक। वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, तो v एंड लैम्डा चेंज, क्योंकि अलग अलग मीडियम में ये चीजें अलग अलग होती है। तो ये इसमें हो गया हमारा पार्शली ट्रांसमिटेड, पार्शली रिफ्लेक्टेड। तो पॉज करके इसको नोट करो, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब क्या, ये जो हमने देखो रिफ्लेक्शन कहां से लिया, रिजिड बाउंड्री से, यानी कि इंसिडेंस रेयर था और ट्रांसमिटेड डेंसर था, यानी कि रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा था, तो इसको हमने रिजिड बाउंड्री की तरह बिहेव किया, लेकिन पार्शली रिफ्लेक्टेड पार्शली ट्रांसमिटेड। अब आते हैं देखो नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें थर्ड एंड फोर्थ केस। क्या ले रहे हैं इसमें, डेंसर, डेंसर ले लेते हैं, और ये यहां से कहां जा रहा है, रेयर में जा रहा है, मान लो ये रेयर में जा रहा है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा, थिक से थिन स्ट्रिंग मान लो, तो ये अब ओपन बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा, ओपन बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ले लूं, ये वेव पल्स हो गया, मान लो ये इधर जा रहा था वेव पल्स ऐसे, ये हो गया वेव पल्स। तो अब यहां से रिफ्लेक्टेड की बनाते हैं, अभी इक्वेशन क्या ले ले, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। अब रिफ्लेक्टेड का वही कंसेप्ट है, कोई नई चीज नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। पार्शली क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्शली ट्रांसमिट पार्शली रिफ्लेक्ट। अब देखो यहां से रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो ओपन बाउंड्री से हो रहा है। जब ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो हमने देखा था अभी कि फेज रिवर्सल नहीं होता। तो फेज रिवर्सल जब नहीं होगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो भी ऐसे ही बनेगा, सेम फेज में आएगा वापस, इधर जा रहा है ये वापस आ रहा है, सेम फेज में वापस आएगा। बट क्योंकि यहां पर एनर्जी चेंज हो रही है, पार्शली यहां पर भी ट्रांसमिट भी करेंगे, तो इसकी इक्वेशन जो बन जाएगी, एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स हो जाएगा, ये माइनस बाहर नहीं लगाएंगे क्योंकि फेज रिवर्सल नहीं होगा। ओमेगा तो कोई चेंज होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता नहीं है, लैम्डा भी यहां चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, यानी कि
इसमें ये मान लो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि ओमेगा एफ वी लैम्डा, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है दिस विल बी लेस देन ए, क्यों? क्योंकि एनर्जी कुछ दूसरी साइड चली गई है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए छोटा बनाया इसको। अब करते हैं, देखो यहां से रिजिड बाउंड्री था, अब यहां से हम लेते हैं ये इस तरह से। तो ट्रांसमिशन में तो आपको बताया सीधा, ट्रांसमिशन में कोई फेज में चेंज होता ही नहीं है, ना डायरेक्शन में चेंज ना फेज में चेंज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड डेंसर, ये क्या था हमारा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। तो इसमें ट्रांसमिटेड वेव में क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव में हमारा y3 इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड विल चेंज, कम हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, एनर्जी कम हुई क्योंकि एनर्जी कुछ साइड चली गई, तो इधर कम गई, ए साइन ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बार बार बता रहा हूं, तो ओमेगा सेम, बट मीडियम क्योंकि चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, दैट विल बी नाउ k2 into t, k2 into x। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो माइनस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। तो क्या क्या चेंज हुआ इसमें, देखो ओमेगा एफ, नो चेंज, नो चेंज। क्या चेंज हुआ, v लैम्डा और a, चलो इसको लिखते हैं पहले, ये चेंज हुआ, चेंज हुआ। और एक और चीज कि जो A2 है, A3 सॉरी, ये लेस देन होगा A से, क्योंकि एनर्जी में डिक्रीज हुआ है, पार्शियली ट्रांसमिटेड पार्शियली रिफ्लेक्टेड। ध्यान रखेंगे एम्पलीट्यूड अगर खाली रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, ट्रांसमिशन अगर नहीं हो रहा है, खाली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब भी चेंज हो सकता है यदि एनर्जी कुछ लॉस हो जाएगी कोलिजन से, चाहे ओपन बाउंड्री से, चाहे ओपन से, चाहे डेंसर से, रेयर से, चाहे डेंसर से, तो एनर्जी वहां भी लॉस हो सकती थी। हालांकि मैंने जो बताया उसमें हमने एम्पलीट्यूड सेम लिया था, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ये एज्यूम किया कि एनर्जी लॉस नहीं होगी, यहां पर भी हम वही एज्यूम कर रहे हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। लेकिन अगर एनर्जी भी लॉस हो गई तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का सम इसकी एनर्जी के इक्वल नहीं आएगा, इसकी एनर्जी के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी को सिस्टम से बाहर चली गई है। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें क्या होती है। एक इसका छोटा सा मैं पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, एक छोटा टेबल बना देता हूं कि किस तरीके से इसको हम करेंगे, और फिर उस टेबल को आप थोड़ा लर्न कर लेना। देखो इसे, रिफ्लेक्टेड वेव और पहले इंसिडेंट वेव लिखते हैं। इंसिडेंट वेव दिखता है कि नहीं दिखता है भाई? अरे यार ये तो नहीं दिखता है यार। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, कहां से ले रहे हैं? ओपन रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री। इक्वेशन भी साथ में बनाते चलो, y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव रिजिड बाउंड्री से, y2 इक्वल्स टू अब क्योंकि ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट दोनों हो रहा है तो a1 sin ओमेगा t और माइनस a1 कर देता हूं के एक्स, दिस विल बी y3 इक्वल्स टू a3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस के एक्स, ये हो गया। ठीक, ये रिजिड बाउंड्री से हुआ इक्वेशन ऑफ वेव। अगर पार्शियली रिफ्लेक्ट, अगर ये चीज ना हो, ये चीज ना हो, तो a1 और a बिल्कुल इक्वल हो। ठीक, अच्छा इसमें क्या क्या चेंज हुआ? अगर मैं इसकी फिर ओमेगा लूं, एफ वी और लैम्डा, तो रिफ्लेक्टेड वेव में क्या हो जाएगा? ओमेगा एफ वी और लैम्डा सब कुछ सेम होगा। ठीक, और a1 की वैल्यू जो होगी वो लेस होगी a से। ठीक है, अगर ये चीज जीरो हो जाएगा तो a1 और a इक्वल हो जाएगा। ओमेगा और f डू नॉट चेंज, v डैश कर देते हैं और लैम्डा डैश कर देते हैं। चलो वेवलेंथ चेंज हो गया। ठीक, a2 लेस देन a, ये हो गया आपका। क्लियर?
आगे आ जाओ। ओपन बाउंड्री, जब ओपन बाउंड्री से होगा तो ओपन बाउंड्री से होगा तो क्या होगा, इंसिडेंट वेव लेता हूं, चलो इंसिडेंट वेव, वही सेम चीज इक्वेशन ले लो इंसिडेंट वेव की, ओपन बाउंड्री से ले रहे हैं, ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्टेड वेव की क्या इक्वेशन होगी, y2 इक्वल्स टू ए साइन इंसिडेंट वेव की पहले इक्वेशन ले लीजिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव में y1 y2 a1 एम्पलीट्यूड विल चेंज, क्योंकि पार्सली इधर तो एम्पलीट्यूड एनर्जी में डिवीजन हो गया तो एम्पलीट्यूड विल चेंज, ओमेगा नो चेंज, क्या कभी चेंज होता ही नहीं है, के विल चेंज, रिफ्लेक्शन में के विल नॉट चेंज हियर, और माइनस प्लस, तो यहां पर और ट्रांसमिटेड की y3 इक्वल्स टू a2 साइन, हाँ a2 साइन ओमेगा टी माइनस k2 इंटू एक्स करेंगे इसमें, क्योंकि यहां पर वो चेंज हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव में कोई चेंज नहीं हुआ, के इसका ट्रांसमिटेड तो यहां भी चेंज होगा, इसको भी चेंज करो भाई, के2 चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर के तो सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम है, यहां भी वेवलेंथ सेम है, यहां वेवलेंथ बदल जाएगा तो के2 अलग हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा विल बी डिफरेंट नाउ, तो ओमेगा एफ वी और लैम्डा ये इंसिडेंट ले लिया, तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो a1 होगा लेस देन a, ये तो हमेशा हो, तो पहले सीक्वेंस में लिखते, इससे पहले लिखा था, ओमेगा और f सेम रहेगा, v और लैम्डा भी इसका सेम रहेगा, और a1 लेस देन a यहां भी होगा, क्योंकि पार्सली ट्रांसमिटेड पास, इसमें ओमेगा विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज, और क्या, एम्पलीट्यूड a2 a3 a1 इसमें क्या a1 a2 था, हाँ a2 लेस देन a, ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज लिख देते हैं, फेज में क्या चेंज हुआ, फेज में लिखना भूल गया मैं, तो यही मैं फेज में लिख देता हूं, इसका फेज है ये, तो इसका फेज क्या होगा, फेज चेंज पाई, इसका नो चेंज, इसमें फेज चेंज पाई, अगर इसका इसमें क्या लिखेंगे, नो चेंज इन फेज, फेज में कोई चेंज नहीं होगा, यहां भी नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज, देखें फेजर वर्ड भड़क रहा है क्योंकि ये नीचे दिख रहा है ना, नो चेंज इन फेज, ठीक, तो फेज में भी यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये टेबल आप अच्छे से नोट कर लो। एक छोटा सा मतलब एक क्वेश्चन का, अच्छा इसमें एक और चीज करते हैं, जब पार्शियली देखो क्या होता है, फार्मूले को याद कर लो, उसका इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा, एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर स्पीड जो होती है वो चेंज होती है, और स्पीड के चेंज होने से क्या होता है कि वेव का एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है, एम्पलीट्यूड जब वेव का चेंज हो जाएगा तो एक रिलेशन हम बना लेंगे कि एम्पलीट्यूड का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, तो ट्रांसमिटेड का और रिफ्लेक्टेड का, तो इसके लिए आप याद कर लो, यहां पर जैसे हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ए आर लिख दो, चलो उसको मैंने ए आर लिख दिया, ये स्मॉल ए से नोट कर देते हैं, जिसको मैंने a1 a2 लिखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ए आर, तो ए आर हमारा हो गया, ये फार्मूला याद करो आप, v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 और इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ये, और ये आपको मोड में रखना है, ध्यान रखना, मोड रखना है, मोड कर दो, v1 v2 क्या है, एक मीडियम और दूसरे मीडियम में स्पीड है, जैसे मान लेते हैं v1 स्पीड इन रेयर और v2 स्पीड इन डेंसर, ऐसे ले लेते हैं, ठीक, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड निकालेंगे हम इस फार्मूले के हिसाब से, ऐसे ही एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होता है जब पार्शियली ट्रांसमिट होते हैं, तो एम्पलीट्यूड कब चेंज नहीं होता रिफ्लेक्टेड वेव का, जब ओपन या क्लोज बाउंड्री से, तब नहीं होता जब हमने मान रहे हैं कि कोई ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पार्शियली ट्रांसमिट और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस केस की बात बता रहा हूं, एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका फार्मूला याद कर लो आप, तो ऐसे ही एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव हो जाएगा आपका 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 और इंटू ए ऑफ
ए ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया। V1 V2 वही ऊपर लिखा हुआ है। AT से पता ही है ट्रांसमिट, T फॉर ट्रांसमिटेड और I फॉर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट। ये फार्मूला इसको याद रखो। एक छोटा सा ऐसे हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव खत्म। तो ये सारा पॉज करके उसको नोट कर लो। अब इसमें देखो एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो लेट इक्वेशन ऑफ वेव, मान लो एक वेव की इक्वेशन ले लेते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन ले लो, y इक्वल्स टू 5 साइन या कॉस, कोई भी इक्वेशन ले लो, कॉस ले लीजिए, चलो कॉस 5t माइनस 4x, ऐसे मैंने कोई वेव की इक्वेशन ली, ठीक। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है, यहां पर हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन निकालनी है और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन निकालनी है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसका एम्पलीट्यूड चाहिए, क्योंकि पार्शियली ट्रांसमिटेड पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें के की वैल्यू चेंज करनी है यहाँ पर, तो के चेंज हो जाएगा इसमें, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखो इंसिडेंट आई, ए इंसिडेंट क्या है, ए आई, ये हमारा 5, ठीक। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव ये होता है कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी इज 5, तो 5/4, थोड़ा सिंपल करने के लिए कुछ और ले लो, चलो 8 लेता हूं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा भाई। 8, 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गया, ये स्पीड आ गया, ठीक, ये आ गया हमारा इतना, ठीक है। अब इसमें रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए। ये हमने क्या निकाल दिया, स्पीड निकाल दिया हमने, v निकाल दिया, किसमें, रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड निकाल दी हमने। अब क्या चाहिए इसमें हमें, अब इसमें एक हम केस लेते हैं, चलो यहां से हो रहा है, इसमें जब ये वेव की इक्वेशन लेंगे तो ट्रेवल भी तो कराएंगे। ये मान लो रियर है, ये बाउंड्री है और ये डेंसर है, ये डेंसर ले लिया हमने, रियर से डेंसर जा रहा है, ऐसे ले लेते हैं। तो v हो गया, जो है निकाल देता हूं साइड में। ए इंसिडेंस क्या हो गया, ए इंसिडेंस हो गया 5, वेलोसिटी आ गया हमारा v1 कर देते हैं इसको, v1 है बेसिकली रियर मीडियम में, ये आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब क्या चाहिए हमें, ये जो होता है एक्चुअली वो के होता है, जो होता है ना ओमेगा टी, ये हो गया ओमेगा और ये हो गया आपका के, ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो लिख लेते हैं, ओमेगा है 8, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2πf, 8 तो f आ जाएगा 8/2π, ठीक। और 2π बाय लैम्डा, 2π बाय लैम्डा है 4, तो लैम्डा आ जाएगा 2π/4, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये सारी चीजें मैंने इस वेव की यहां पर निकाल के रख दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन निकालता हूं। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या चाहिए, हमें उसकी वेवलेंथ चाहिए, हमें उसकी स्पीड चाहिए, तो उसके लिए एक और चीज चाहिए, हमें मास का रेशियो। तो मान लेता हूं इसके जो लीनियर मास डेंसिटी है ये 4m कर देता हूं, चलो इसका 4m है, इसका m है, ऐसे कुछ, ये लीनियर मास डेंसिटी है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी से 4 टाइम्स ज्यादा है। तो ये चीज मैंने इसका लिख दिया है। अब देखो इक्वेशन किसकी निकालूंगा, अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की, तो पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, क्योंकि यहां पर रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब फेज रिवर्सल होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y1 इक्वल्स टू yr इक्वल्स टू ar cos और पाई हो जाएगा, तो cos इक्वेशन क्या बन जाएगा इसका, माइनस में आ जाएगा, ये cos r 8π + 4x, ये जाएगा। तो यहां पर बाकी सब चीज तो इसमें चेंज होता नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब वही रहेगी, तो वो सब वही रहेगा। सिर्फ क्या चेंज हो गया, यहां पर ए आर चेंज हो गया। ए आर कैसे निकालेंगे, ए आर का फार्मूला बताया था अभी। तो ए आर का फार्मूला क्या होता है,
रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 का मोड कर देते हैं और इनटू कर देंगे ai। तो ai तो हमें पता है कितना है ai हमारे पास ai हमारे पास 5। क्या नहीं पता ar हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पहले उसके लिए, है ना। तो ai हमारे पास ar निकालना पड़ेगा और हमें v1 पता है, v2 हमें नहीं पता, v2 की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें v2 की वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं कर देता हूं, तो बाकी सब हमें पता है, सिर्फ हमें इसमें हमें बाकी ar निकालने के लिए हमें v2 चाहिए, यानी ar हमें निकालना है और इसके लिए हमें v2 की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये चीज हमारे पास अननोन है अभी, ये ध्यान रखना। अब आते हैं रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड वेव। तो ट्रांसमिटेड वेव क्वेश्चन क्या होगा, ए ट्रांसमिटेड कॉस, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, ओमेगा टी और माइनस के यहां पर बदल जाएगा, देखो इसको k1 कर देता हूं, k1x। ये चीज वही रहेगा, सेम चीज, ओमेगा का कोई चेंज आता नहीं है, के अलग हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ अलग हो जाएगा। तो अब वेवलेंथ का निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक चीज वेवलेंथ हमें पता है, उसमें दूसरे वाली वेवलेंथ निकाल देंगे। तो यहां पर हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो AT चाहिए, है ना, AT चाहिए। AT के लिए क्या चाहिए, फिर वही हमें वेलोसिटी चाहिए, v2 निकल जाएगा तो AT निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मेनली हमारा मेन चीज मकसद है, सबसे पहले AR और AT निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले v2 की वैल्यू। अब v2 कैसे निकालोगे, तो v2 के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन में ही छोड़ देता हूं, उसको बाद में कर देंगे। बेसिकली आपको v2 चाहिए, पहले v2 निकल जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे, देखो अभी देखते हैं। तो v2 के लिए हम क्या कहते हैं, देखो v इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ t/m। ठीक, तो v1 इक्वल टू t अपॉन m, v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन 4m। तो v1 बाई v2 कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, ये जाएगा ऊपर आ जाएगा आपका 4/1, तो ये आ जाएगा 2। तो v1 आ गया ट्वाइस ऑफ v2, ये v1 v2 की वैल्यू, ये का रिलेशन आ गया। ठीक, अब यहां से देखो क्या है, इसकी आपको ओमेगा पता है और 4 पता है, तो इस वेव की स्पीड निकाल सकते हो क्या, स्पीड ऑफ वेव क्या बताई थी, क्या था स्पीड ऑफ वेव, निकाल देते हैं। अच्छा, निकाल तो लिया था हमने, कितने निकाल दी थी, v1 हमारे पास है। ठीक है, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमने निकाल दिया था पहले। तो v1 और v2 की वैल्यू आ गया। चलो जी, अब इसको मैं थोड़ा सा यहां साइड में कर देता हूं। देखो हमने क्या निकाल दिया, v1 और v2 की वैल्यू निकाल दी। ठीक, वेवलेंथ अभी निकाल देंगे। तो पहले हम क्या कर देते हैं, ये निकाल लेते हैं जो हमारा a चाहिए और वो चाहिए, ए आर रिफ्लेक्टेड, ए ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होता है फार्मूला, मोड ऑफ व्हाट, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 और इनटू a ऑफ इंसिडेंट, ये कर देते हैं। तो v2 कितना है, देखो 2 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2 और इंसिडेंट कितना है 5, काम ये हम लिख दिया होगा कहीं 5। ठीक, ये आ गया हमारा, मोड आ जाएगा तो 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3, ये AR आ गया। ठीक, ये AR की वैल्यू आ गई। ए ट्रांसमिटेड निकाल देते हैं साथ में। ए ट्रांसमिटेड क्या फार्मूला था, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 और इंटू ए इंसिडेंट। तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू v2 कितना है हमारा 1 अपॉन 3 कर देते हैं v1 प्लस v2 और ये कितना है 5, तो ये जाएगा हमारा 10/3। तो ये ए आ गया हमारा, ए ट्रांसमिटेड, और ये भी छोड़ देते हैं, जो चीज निकाल दिया उसको छोड़ो, बाकी इसको हटा दो। तो ये फार्मूले से हमने ये निकाल दिया, ये छोड़ो, अब इसका यूज नहीं है फार्मूले का, इसका भी यूज नहीं है हमारे पास अब। ओहो, लो याद है, याद था, इसको यूज था, इसका भी यूज नहीं हमारे पास अब, कोई जरूरत नहीं इसको हम लिखने की, हटा दिया, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो हमें ट्रांसमिटेड ये निकाल दिया। अब क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हमें क्या चाहिए, उसका के की वैल्यू चाहिए, के चाहिए, तो के क्या आएगा, λ1 से निकल जाएगा। कैसे, v1 इक्वल टू क्या होगा, न्यू f इंटू λ1 f इंटू λ2, ऐसे कह सकते हैं v1 बाई v2। v1 कितना था, v1 था 2, v2 आया था 1, इक्वल टू f से कैंसिल हो गया, λ1 कितना है 2π/4 और वो जाएगा 2π/λ2 जो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर ये
लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां से लैम्डा 2 आ जाएगा कितना, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट जरा, क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई। v1 बाई v2, v1 कितना है f इंटू लैम्डा 1, v2 f इंटू लैम्डा 2। तो ये v1 बाई v2 कितना हो गया, v1 है हमारा 2, ये है 1, f से f कैंसिल हो गया, लैम्डा 1 कितना है 2 पाई बाई 4 और अपॉन लैम्डा 2 यहाँ जाएगा, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी यहां से 2 पाई बाई 8, ये लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई। अब सारी इक्वेशन में डाल देता हूं, देखो ये लैम्डा 2 भी छोड़ देता हूं, जो निकल गया ये खत्म, बाकी कहानी खत्म। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन डाल दो सीधा, देखो यहां पर हम यही बीच में मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूं, देखो y इक्वल्स टू ए ट्रांसमिटेड, देखो यहां कर दिया ना, ए ट्रांसमिटेड वेव भी निकालते हैं, ए ट्रांसमिटेड क्या है माइनस ए ट्रांसमिटेड क्या है रिफ्लेक्टेड 5/3 कॉस, ये तो वही रहेगा, प्लस 4 क्या होता है के कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, तो के तो यहां वही रहेगा, रिफ्लेक्टेड वेव में तो कोई चेंज नहीं आना, तो इसको छोड़ी दो, लैम्डा विल नॉट चेंज। तो किसकी इक्वेशन आ गई रिफ्लेक्टेड वेव की। अब किसकी निकाल देते हैं ट्रांसमिटेड वेव की, इसको नोट करो, पॉज करके नोट करो। अब मैं ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन निकाल रहा हूं, तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी y3 इक्वल्स टू ए ट्रांसमिटेड और cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, k2 कर देते हैं, k1 कर देते हैं, चलो। तो ए ट्रांसमिटेड कितना आया, ए ट्रांसमिटेड ये आएगा 10/3 और cos ओमेगा वही रहेगा इन 8t माइनस के की वैल्यू क्या जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा 2 यानी कि 2 पाई बाय 8 और इनटू x, तो कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 10/3 cos 8t माइनस 8x, तो ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हमने आज क्या किया, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, सारी चीजें देखी ओपन बाउंड्री से और क्लोज बाउंड्री से, ठीक, यानी कि रियर बाउंड्री से। उसके बाद हमने एक इक्वेशन भी सॉल्व किया, सबकी इक्वेशन बना बना के देखी। तो जो आज कराया ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, रिवाइज करना है, एक बार देखना है, और देखने के बाद पसंद आए, अच्छा लगे, समझ में आए तो खुद भी सीखना है और साथ में दूसरों को भी शेयर करना है, ठीक है, यानी कि ज्ञान बांटते रहो। टाटा बाय।